जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान की तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां उन्हें मिली हुई है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं और इसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां उन्हें मिली होती है। यानी कि कुल 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, इस तरह से 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत है। भारत में सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में यह मुख्य रूप से संघ के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों के फैसले के विरुद्ध अपील करता अदालत है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ साथ केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकारों या राज्य सरकार बनाम देश में किसी भी अन्य राज्य के बीच में विवादों को निपटारे के लिए आवश्यक अदालत इसे कहा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास इतनी शक्तियां है। एक सलाहकार अदालत के रूप में यह उन मामलों की सुनवाई करता है जिसमें विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत संदर्भित किया जा सकता है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय को बहुत सी शक्तियां मिली है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के भीतर और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी सभी अदालतों पर बाध्यकारी हो जाता है, यानी वह फैसला कोई भी नहीं बदल सकता। संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करवाए और न्याय के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी आदेश को पारित करने के लिए न्यायालय को अंतर्निहित क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। 28 जनवरी 1950 से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में बदल दिया था। यानी जो हमारे राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश पारित करता है उसे देश में लागू करवाने के लिए बाध्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन व भत्ते दिए जाए जो संसद के निधि द्वारा निर्मित किए हो, यानी संसद इसे तय करता है। न्यायाधीश के लिए वेतन भत्ते अधिनियम 1 जनवरी 2009 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मासिक आय और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 मासिक आय प्राप्त हुई है। और इसके अलावा निःशुल्क आवास, मनोरंजन, कर्मी, काम और यातायात भत्ता भी उन्हें मिलता है। इनके लिए वेतन संसद तय करता है जो कि संचित निधि से पारित होता है। यानी कि भारत का संसद न्यायाधीशों का वेतन तय करता है। कार्यकाल के दौरान वेतन में किसी भी तरह की कटौती कोई भी नहीं कर सकता। न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक का होता है। यानी 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद वह रिटायर हो जाते हैं। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। उद्घाटन समारोह का आयोजन संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन में किया गया था। इससे पहले सन 1937 से 1950 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ही भारत की संघीय अदालत का भवन हुआ करता था। स्वतंत्रता के पश्चात भी सन 1958 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ही भारत के उच्चतम न्यायालय का भवन हुआ था, जब तक कि 1958 में उच्चतम न्यायालय ने अपने वर्तमान तिलक मार्ग नई दिल्ली स्थित परिसर का अधिग्रहण हुआ था। यानी 1950 से 1958 तक यह बिल्डिंग में ही सुप्रीम कोर्ट चलता रहा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अदालत प्रणाली के शीर्ष पर पहुंचते हुए भारत की संघीय अदालत और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को प्रतिस्थापित किया था। फिर आगे 28 जनवरी 1950 को इसके उद्घाटन के बाद उच्चतम न्यायालय ने संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में अपनी बैठकों की शुरुआत की। यानी 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट पहले दिन उसी दिन से कार्यरत हुआ
उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन भारत का सर्वोच्च न्यायालय का बार एसोसिएशन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट भवन के मुख्य ब्लॉक को भारत की राजधानी नई दिल्ली में तिलक रोड स्थित 22 एकड़ जमीन के एक वर्गाकार भूखंड पर बनाया गया है। निर्माण का डिजाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश बिकाजी देवलालीकर द्वारा इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली में बनाया गया था। यानी इंडो ब्रिटिश जो स्थापत्य शैली थी उस तरह से इसका आर्किटेक्ट उस वक्त तैयार किया गया था। न्यायालय 1958 में वर्तमान इमारत में स्थानांतरित किया गया। भवन को न्याय के तराजू की छवि देने की वास्तुकार की कोशिश के अंतर्गत भवन के केंद्रीय ब्लॉक को इस तरह बनाया गया कि वह तराजू के केंद्रीय बीम की तरह दिखाई दे। 1980 के करीब दो नए हिस्से पूर्व विंग और पश्चिम विंग को 1958 में बने परिसर में जोड़ दिया गया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का पूरा बिल्डिंग तैयार हो चुका था। कुल मिलाकर इस परिसर में 15 अदालती कमरे हैं। मुख्य न्यायाधीश की अदालत जो कि केंद्रीय विंग में केंद्र में स्थित है, सबसे बड़ा अदालती कार्यवाही का कमरा इसे माना जाता है। इसमें एक ऊंची छत के साथ एक बड़ा गुंबज भी दिखाई देता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आर्किटेक्चर और पूरा बिल्डिंग तैयार किया गया। 1958 से 1980 आते यह काम पूर्ण हो चुका था। संविधान में 33 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से मुख्य न्यायाधीश का चयन होता है तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश परामर्श करते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन पूरा किया जाता है। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकते हैं, यह उनका अधिकार है। वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी। यानी मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर ही दूसरे न्यायाधीशों का चयन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद 1993 में दिए गए निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण इस प्रकार की प्रक्रिया के जो सर्वाधिक योग्य उपलब्ध व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके, भारत के मुख्य न्यायाधीश का मत प्राथमिकता उसमें देखी जाती है। तो इस तरह से मुख्य न्यायाधीश इसमें सभी तरह से कार्य करते हैं। उच्च न्यायपालिका में कोई नियुक्ति बिना उनकी सहमति से नहीं होती। संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रपति भवन के मुख्य न्यायाधीश को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहा जा सकता है और उसमें कोई तार्किक कारण मिलना चाहिए। यानी तार्किक कारण होने के बाद ही राष्ट्रपति वापस विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनः विचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। यद्यपि अपना मत प्रकट करते समय वह उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मत अवश्य लेंगे। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया की जाती है। पुनः विचार की स्थिति में फिर से उसी 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की राय लेनी होगी। वह चाहे तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की राय भी ले सकते हैं, लेकिन सभी राय सदैव लिखित में ली जाएगी। यानी जो भी न्यायाधीश की राय मांगी जाती है वह लिखित में ली जाती है। बाद में अपना मत बदलते हुए न्यायाधीश ने कम से कम 4 जजों को सलाह लेना अनिवार्य कर दिया था। यानी पहले 2 जजों को लिखित में मांगा जाता था और अब 4 जजों के द्वारा सलाह मांगी जाती है। वह कोई भी सलाह राष्ट्रपति को अग्रेसित नहीं करेंगी। यदि 2 या अधिक न्यायाधीशों की सलाह इसके विरुद्ध हो, किंतु 4 न्यायाधीशों की सलाह उसे अन्य न्यायाधीश जिसमें जो चाहे वह सलाह लेने के लिए नहीं रोकेगी। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया संविधान के तहत बनाई गई।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की तय की गई है। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत के आधार पर ही उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया बताई गई है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है और उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है, उसके बाद ही यह प्रक्रिया हो सकती है। प्रस्ताव मिलने पर सदन के सभापति 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे जो आरोपों की जांच करेगी। समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी जज होगा, दूसरी सदस्य किसी हाई कोर्ट का मुख्य कार्यकारी जज होगा और तीसरा सदस्य माना जाने वाला विधिवेता यानी कि बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई वकील होगा। इसकी जांच रिपोर्ट सदन के सामने आएगी। यदि इसमें न्यायाधीश को दोषी बताया जाए तब भी सदन प्रस्ताव पारित करने को बाध्य नहीं होता, किंतु यदि समिति आरोपों को खारिज कर देती है तो सदन प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता। यानी कमिटी के जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। भारत के इतिहास में अभी तक सिर्फ एक बार ही किसी जज के विरुद्ध जांच की गई और न्यायाधीश रामस्वामी दोषी सिद्ध हो गए थे, किंतु संसद में आवश्यक बहुमत के अभाव के चलते प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। यानी भारत में अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का महाभियोग नहीं किया गया या किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से हटाया नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा एक विस्तृत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बनाए रखा है। इसमें धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित न्यायाधीशों का भी एक अच्छा हिस्सा देखा जाता है। यानी एक ही समुदाय के न्यायाधीश भारत में नहीं देखे जाते। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला न्यायाधीश 1987 में नियुक्त हुए न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थे। उनके बाद इसी क्रम में न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूपा पाल, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा का नाम इसमें जोड़ा जा सकता है। यानी महिलाओं को भी यहाँ पर आगे ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया है। 2000 में न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन दलित समुदाय के पहले न्यायाधीश बने। बाद में सन 2007 में वे ही उच्चतम न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। 2010 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले न्यायमूर्ति एस.एच. कापड़िया पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध रखते थे। यानी अल्पसंख्यक समुदाय के पारसी होने के बाद भी वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष तरीके से भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना न्याय दिलाने के लिए भारत के इतिहास में अब तक अपना अच्छे से काम करती रही। लेकिन इस वक्त की चुनी हुई सरकार इस निष्पक्ष तरीके को बदलकर अपना हस्तक्षेप अब न्यायपालिका के ऊपर भी करना चाहती है। ऐसे बहुत सी बार देखने को मिलता है जो भारत के लिए खतरे की घंटी आप मान सकते हो। भारत के इतिहास में बहुत सी बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संसद में कानून पारित किया गया, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन गलत तरीके से अपना वर्चस्व जमाने के लिए इस वक्त की सरकार गलत तरीके से संसद का दुरुपयोग कर रही है, अपनी बहुमति का दुरुपयोग कर रही है। ऐसा हमें बहुत सी बार देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट सुनाता है वह किसी भी तरह से राष्ट्रपति लागू नहीं करवाते, उसकी बजाय संसद में बिल पारित करवा दिया जाता है। तो हम आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के विषय में यह विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का विश्लेषण यहीं तक। जय हिंद।